नमस्कार, मैं रविश कुमार। 25 सितंबर को किसान संगठनों ने खेती के 3 नए कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। 25 सितंबर को ही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेशी होगी। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। इसकी जांच और कथित इंसाफ के नाम पर गोदी मीडिया तब से इसी एक टॉपिक से टॉपिक निकालकर कवरेज किए जा रहा है। 3.5 महीने से चल रहे इस महा कवरेज की अगली कड़ी में दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ने जा रहा है। अब इसके बीच किसान आ गए हैं, तो गलती किसानों की है। किसानों की दूसरी गलती है कि अफ्रीका से पाकिस्तान होते हुए भारत आए इन टिड्डियों के दलों को भगाने के लिए उन्होंने गोदी मीडिया के एंकरों की मदद नहीं ली। अगर ली होती तो किसानों को खेत में खड़े होकर थाली बजाने या डीजे वाले से गाना बजवाने की जरूरत नहीं पड़ती। खेत में एक टीवी सेट रख देते और प्राइम टाइम वाले एंकर इतना चिल्लाते कि टिड्डी दल भारत कभी ना आते। किसानों को भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि गांव और कस्बों में भी लोग आंखें फाड़कर देखे जा रहे हैं कि एंकर कैसे कैसे चिल्ला सकता है, ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। उनकी आंखें फटती हैं और एंकर की टीआरपी बढ़ती है। 3.5 महीने से सुशांत, रिया, कंगना, उर्मिला का कवरेज देख रहे हैं। अब दीपिका का कवरेज चलेगा। यहीं पर किसानों से तीसरी गलती हो गई। चैनलों की इस महाबहस में अपना ट्रैक्टर लेकर चले आए। किसानों के प्रदर्शनों का कवरेज अखबारों के जिला संस्करणों में ही हो रहा है, लोकल चैनलों में ही दिखाया जा रहा है। चैनलों और अखबारों के राष्ट्रीय संस्करणों में छपने और दिखने की उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पा रही। वैसे किसानों के लिए मई 2015 में एक अलग से चैनल की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसका नाम है डीडी किसान। दीपिका और सुशांत के लिए तो चैनल अब जाकर लॉन्च हुए हैं, थोड़े ज्यादा हो गए हैं। 25 सितंबर को किसान भारत बंद नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज चैनल किसानों को नए भारत में बंद कर देंगे। स्पीड न्यूज में भदर भदर निपटा दिए जाएंगे और डिबेट और विस्तृत कवरेज से गायब कर दिए जाएंगे। अपने गांव में वायरल करने के लिए किसान भाई खुद ही अपना वीडियो बना लें तो अच्छा रहेगा। गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद इन दिनों बॉलीवुड को ठीक करने में लगा है। हम आगे बढ़ते हैं, वरना इसी पर अटके रह जाएंगे। 2019-20 का आर्थिक सर्वे आया था। इस सर्वे के चैप्टर 7 में खेती किसानी के बारे में जो बात कही गई है, उसके अनुसार 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% हो गया। 2014 से 15 से लेकर आज तक आप देखें तो खेती में विकास दर जस की तस है। 2016-17 में अधिकतम 6.3% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% पर आ गई। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है। इसी के लिए सब हो रहा है। बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है। अखबारों में अंग्रेजी में खेती पर लिखने वाले अशोक गुलाटी ने 8 जून के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि किसानों की आमदनी तभी दुगनी होगी जब कृषि क्षेत्र की विकास दर कई साल तक 10% से अधिक होगी। अभी तो पूरे देश की जीडीपी ही -24 है। कोरोना से कितने डॉक्टर मेरे सरकार के पास इसका डेटा नहीं है, लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस सम्राट शर्मा की रिपोर्ट 16 जुलाई 2019 की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा है कि हरियाणा के किसानों की कमाई देश में सबसे अधिक है। उनकी एक महीने की कमाई 14,434 रुपए है, मगर भारत के 6 राज्यों में किसानों की मासिक कमाई का औसत 5,000 रुपए प्रति माह से भी कम है।
बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसान एक महीने में 5,000 से भी कम कमाते हैं। यानी भारत की बड़ी आबादी वाले हिस्से में किसान महीने का 5,000 भी नहीं कमा पाते हैं। ये डबल होकर भी हरियाणा के बराबर नहीं हो पाएंगे। आपकी जेब में 50 रुपए हों और उसे 100 रुपए करने की कोई बात करे तो मान सकते हैं कि बात हो रही है। बाद में कोई यह ना कहे कि हमने तो 5 का 10 करने को कहा था, 50 का 100 नहीं। एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक बाजार, सब कुछ एक ही राष्ट्रवादी रहेगा, बाकी 2 देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 3, 4 या 5 का क्या होगा पता नहीं। सोचे भी तो एक जैसे, ना सोचे भी तो एक जैसे। 29 फरवरी 2016 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ई नाम योजना का ऐलान किया और कहा कि 585 थोक मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है। यह योजना ऐतिहासिक थी, तभी तो इसके लॉन्च के लिए 14 अप्रैल का दिन चुना गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, डबल हिस्ट्री। आइए मेरे साथ फ्लैशबैक में चलिए, ध्यान से सुनेंगे तो प्रधानमंत्री सिर्फ किसान और उपभोक्ता के फायदे की नहीं, बिचौलिए के फायदे की भी बात कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। 4 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। सरकार जिस बिचौलिए का फायदा करा रही थी उसे ताकतवर गिरोह बता रही है। ई नाम के समय भी वही बातें कही गईं जो खेती से जुड़े 3 नए कानून के बाद कही जा रही हैं। ई नाम के वक्त भी कहा गया कि किसान यहां से अपना माल वहां बेच लेगा। कहां? अगर यहां से वहां बेच लेना एक बड़ा मकसद है तो 4 साल बाद ई नाम से वो मकसद क्यों नहीं पूरा हुआ? फ्लैशबैक अगेन, यानी फिर से स्टार्ट होता है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अगर मान लीजिए बंगाल से चावल खरीदना है और केरल को चावल की जरूरत है, तो बंगाल का किसान ऑनलाइन जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस क्वालिटी का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है। तो वो ऑनलाइन ही कहेगा कि भाई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मेरा ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए। और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा भाई ये 6 लोग में ये ठीक है, तो उससे तुरंत सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। अगर हर जगह का बाजार उपलब्ध कराना ही मकसद है तो 4 साल बाद ई नाम कहां है? क्यों सरकार ई नाम से देश की सभी मंडियों को जोड़ नहीं सकी?
अगर ऐसा हुआ होता तो किसानों के पास आशंकाओं और संभावनाओं को लेकर बेहतर समझ होती, 4 साल का अनुभव होता। 4 साल से वही सपना, वही बतियां, सारी रतियां। केरल का किसान बंगाल वाले को सर्टिफिकेट दिखा देगा, बंगाल वाला सर्टिफिकेट देख लेगा, केरल वाले से चावल खरीद लेगा। अब आपको 2 बयान सुनाते हैं। एक बयान 4 जनवरी 2019 का है, जो पूर्व कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में दिया था, और एक बयान 2 अप्रैल 2020 का है, जो मौजूदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था। दोनों में गजब की समानता है। लगता है मंत्री बदल गए, मगर बयान लिखकर मंत्रियों को देने वाला अधिकारी नहीं बदला। पूर्व कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 जनवरी 2019 को राज्यसभा में कहा था कि 31 मार्च 2018 तक कुल 585 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। देश के विभिन्न राज्यों में ई नाम प्लेटफॉर्म के तहत विनियमित मंडियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2019-20 तक अन्य 415 थोक मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए अनुमोदन दिया है, यानी मंजूरी दी है। 2 अप्रैल 2020 को ई नाम के नए फीचर लॉन्च करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जल्द ही 415 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा, जिससे कि इससे जुड़ी मंडियों की संख्या कुल 1000 हो जाएगी। 1 साल से 2 मंत्री 415 मंडियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि ई नाम से 585 मंडियां 31 मार्च 2018 को ही जुड़ चुकी थी। डाउन टू अर्थ में ई नाम पर राजू सजवान की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6,946 मंडियां हैं। अगर 585 मंडियां ही ई नाम से जुड़ी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 4 साल बीत जाने पर भी मात्र 8.42% मंडियां ही ई नाम से जुड़ सकी। ऑनलाइन का यह हाल है तो आप बताएं कि कौन सा किसान अपना माल लेकर कहां जाकर बेच देगा। 6 मार्च 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि ई नाम से 1,66,00,000 किसान जुड़ चुके हैं। 9 जुलाई 2019 को सरकार ने बताया था कि 30 जून 2019 तक 1,64,00,000 किसान ई नाम से जुड़ चुके हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। यानी 1 साल में 2 लाख नए किसान ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किसानों की संख्या 11 करोड़ से अधिक मानी जाती है, और 4 साल में ई नाम से मात्र 2 करोड़ किसान भी नहीं जुड़ सके हैं। तालाबंदी में किसान अनाज की बिक्री को लेकर परेशान हो गए। 1 मई को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर घोषणा करते हैं कि 200 नई मंडियां ई नाम से जुड़ रही हैं, 785 मंडियां जुड़ जाएंगी। लगा कि भारी ऐलान हुआ है। उन्होंने यह नहीं बताया कि 7,000 मंडियां हैं। 2016 में शुरू हुई ई नाम योजना से अभी तक 1000 मंडियां भी नहीं जुड़ सकी हैं। पत्रकार लोग तुरंत ट्वीट करने लगा। खैर, 11 मई 2020 की हिंदू की रिपोर्ट है कि 177 मंडियां और जुड़ गई, संख्या 962 हो गई। 11 दिन में 177 मंडियां ई नाम से कैसे जुड़ गई? 2 साल तक मंडियों की संख्या 585 ही रहती है, मगर तालाबंदी के बीच 11 दिन के भीतर 177 जुड़ जाती है। वैसे कुल 377 मंडियां जुड़ती हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी हो सकती है। खैर, तालाबंदी में ई नाम से जुड़ी मंडियों की संख्या 585 से 962 हो गई। अब इसे याद रखिए, यह होती है रफ्तार। लेकिन अभी कमाल आपने नहीं देखा। मार्च से मई के बीच मंडियों की संख्या 377 बढ़ जाती है, मगर हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मंडियों से जुड़े किसानों की संख्या 1,66,00,000 ही रह जाती है ना कमाल? 6 मार्च 2020 को संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ई नाम से जुड़े कमीशन एजेंट की संख्या 70,904 है। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 377 मंडी जुड़ने के बाद भी कमीशन एजेंट की संख्या बढ़कर 71,911 ही होती है। कुल मिलाकर 4 साल बीत जाने पर सरकार अगर 9 से 10% मंडियों को ही ई नाम से जोड़ा है, तो पता चलता है कि किसान अपना माल हरियाणा से बंगाल बेच पाए, इसे लेकर सरकार कितनी गंभीर थी। मंडी सिस्टम में काफी कमियां हैं, लेकिन इस बार जो दावे किए गए वही तो दावे ई नाम के समय किए गए।
ई नाम से क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिला या किसानों को अपनी लागत से अधिक दाम मिला? एक आध बार का अपवाद तो हो जाता है, लेकिन क्या नियमित लाभ मिला? मोबाइल फोन पे एक मंडी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी बोलते हैं इसको, ई नैम। हाँ, बड़े बड़े नाम हैं। इससे आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ खरीद बेच पाएंगे? गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो सब जुड़ पाएंगे आप तो लोग? ये गांव वालों को मोबाइल ही चलाना नहीं आता सही से, तो वो क्या करेंगे? बल्कि मैं बताऊं, दादा मोबाइल है आपके पास ये वाला स्मार्ट वाला, तो कैसे फिर बेचोगे इलेक्ट्रॉनिक मंडी पे? अबे तो हम तो सीओ मंडी में श्योर मंडी बेचेंगे या व्यापारी यहाँ आ जाए तो खरीद लेगा? देख व्यापारी अभी मेरे गांव से लगे आप तो आधुनिक आदमी हो, आपके पास मोबाइल है ये वाला? मेरे पास है, मेरे गांव में आप मिल रहा है, बेचोगे? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही। मेरे से लगे हुए 12-15 गांव, चलिए मैं ले चलता हूँ, जहाँ टावर ही नहीं है, मोबाइल ही वो काम ही नहीं करेगा, अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ये है। मंडी सुना है क्या आपने बड़ा साहब? हाँ, ये मंडी सुना है। तो इसमें आपको लगता है कुछ फायदा होगा? तो सर इसमें कैसे वो सिस्टम में तो हम नहीं समझ पा रहे कि इससे क्या फायदा होगा, कैसे क्या कर पाएंगे हम लोग हैं। दादा आप मोबाइल में ई मंडी चला लोगे क्या? ई मंडी कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक मंडी इंटरनेट से? कल से बाहर समझ नहीं पड़े। जो ई नाम योजना 4 साल में 14% किसानों तक नहीं पहुंच सकी, 9-10% मंडियां भी नहीं जुड़ सकी, जाहिर है उसके दावे भी हवा मिठाई होंगे। फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं, जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बार किसान ई नाम का लाभ देख लेगा तो भरोसा हो जाएगा। ऐतिहासिक दिन था, वही ऐतिहासिक दिन 14 अप्रैल 2016, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, ऐतिहासिक दिन। मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस मार्केट में आने के कारण भारत सरकार भी बड़ी आसानी से, राज्य सरकारें भी मॉनिटर कर सकती हैं कि कहां पर क्या उत्पादन है, कितना ज्यादा मात्रा में है। इससे यह भी पता चलेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, गोडाउन का उपयोग कैसे होना चाहिए, इस गोडाउन में माल शिफ्ट कर रहा है कि उस गोडाउन में, यानी हर चीज एक पोर्टल के माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक टर्निंग पॉइंट है। तो सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ई नाम एक टर्निंग पॉइंट है। उस पॉइंट से अब प्रधानमंत्री टर्न कर गए हैं या वो पॉइंट ही किसानों से टर्न कर गया है? मेरे इस हिंदी अंग्रेजी मिश्रित वाक्य को देश के ज्यादातर किसान शायद ना समझ पाए। साधारण शब्दों में ई नाम बदलाव का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों नहीं साबित हुआ? किसी भी निर्णय का 4 साल बाद हिसाब किया जा सकता है, ठीक ठीक अंदाजा मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मनमोहन देसाई का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जिन्होंने फिल्मों में फ्लैशबैक को मान्यता दिलाई। 14 अप्रैल 2016 के भाषण का अंश फिर से सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर दिया गया ऐतिहासिक भाषण। ये इतनी बड़ी संभावना, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा, ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा। अगर इतनी बड़ी संभावना थी तो 2016 से 2020 के बीच में खेती का औसत विकास दर स्थिर क्यों रहा? किसानों की आमदनी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि क्यों नहीं हुई? कृषि कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को बिहार के किसानों को संबोधित अपने भाषण में आलू के किसानों का उदाहरण दिया। पहले वो हिस्सा सुन लेते हैं। इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे
आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा का बेल्ट आलू की खेती का बेल्ट है यूपी में। नसीम ने आलू के किसानों से पूछा कि क्या वाकई जून जुलाई के महीने में आलू के दाम ज्यादा बढ़ गए थे? क्या तालाबंदी के कारण ज्यादा दाम मिले या पिछले साल भी ऐसा अनुभव रहा? क्या उनका ई नाम को लेकर कोई अच्छा अनुभव है? दरअसल हुआ क्या है कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में आलू उत्पादक किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। उसके पास बिल्कुल इतना पैसा नहीं बचा था कि आलू ठीक से उस क्षेत्रफल में बुवाई कर लेता। और 19 में बिल्कुल जो लागत थी, किसान बिल्कुल जीरो हो चुका था, उसकी लागत लगाने लायक पैसे भी नहीं रहे, तो क्षेत्रफल भी कम था और उस लागत मूल्य के चक्कर में, पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण वो जो है ठीक से लागत भी नहीं लगा पाया। उसका एक तो परिणाम ये सामने आया। दूसरा ये आया कि जो आलू की फरवरी मार्च में जब खुदाई हुई तो किसानों को जल्दी बेचने की भी पड़ी, क्योंकि बारदाने के लिए और अन्य जो उसके लिए मजदूरों के लिए जो पैसा चाहिए था, क्योंकि वो स्टोर मालिकों की भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी 5 साल में, तो इसलिए आलू को बेचना पड़ा। यदि इस तरह की हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं या केंद्र सरकार ये ढिंढोरा पीटे कि हमारी वजह से, हमारी नीतियों की वजह से आलू उत्पादक किसान मजबूत हुआ है या उसे पैसा मिल रहा है, ये बिल्कुल उनकी भ्रामक बात है, बिल्कुल झूठी बात है। इस साल कितना आलू का रेट बढ़ा? इस साल जून जुलाई ये अगस्त में कितना रेट बढ़ा? उसमें से पिछले कर्जे जो 4 साल के उसके पूरे नहीं हो रहे। और जिस किसान ने भी आज तक, मेरी निगाह में, मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी 15 साल पहले कर्जा लिया था केसीसी का, वो भी आज चुकता नहीं हो पा रहा है। हर साल ब्याज दे देता है, कहीं ना कहीं की व्यवस्था करके उधार लेके कैसे भी लेके। वो भी नोटबंदी के बाद अब नगद का प्रचलन खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। किसान नगद चाहता है पैसा, किसान उधार में किसी को चीज़ देने के लिए तैयार नहीं। कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। कुछ लोग हैं किसानों पढ़े लिखे, 90% पढ़े लिखे नहीं है, पहले थे, वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से भी, तो जैसे भी करके किसानों की व्यवस्था बनाए। प्रधानमंत्री को तालाबंदी के दौरान आलू के दाम में हुई वृद्धि का उदाहरण देने से बचना चाहिए था। इस दौरान लोग घरों में थे, पता नहीं कब तक तालाबंदी होती, इसलिए खाने पीने की चीजों का संग्रह कर रहे थे। कुछ और चीजें नहीं बिक रही थी। लोग 1 महीने की जगह 2 महीने का सामान खरीदने लगे थे। प्रधानमंत्री के ही ये शब्द हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30% ज्यादा देकर सरसों की खरीद की। तब तो ये संशोधन नहीं हुआ था, अध्यादेश नहीं आया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25% तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है। तो फिर रोक कौन रहा था? पहले भी हो सकता था। मैंने क्या कहा? तालाबंदी के दौरान लोग चीजों का संग्रह कर रहे थे, इसलिए उसका उदाहरण यहां उचित प्रतीत नहीं होता है। अनुराग द्वारी ने प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर कुछ किसानों से बात की। देश की संसद में, पूरे देश में कृषि बिल को लेकर बहुत बहस हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। लेकिन उसका गणित क्या है और किस तरह से, अगर हम कुछ फसलों को लेकर उसकी बात करें, इस वक्त हम चंदेरी गांव में हैं और यहाँ कुछ किसानों से समझने की कोशिश करेंगे। मेवाड़ा जी, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अक्सर बात होती है, क्या समझते हैं आप न्यूनतम समर्थन मूल्य? मैंने सर जहाँ तक टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है, मेरी समझ में और हम किसानों की समझ में ये आ रहा है कि मोदी जी ने ये कानून तो हम किसानों के लिए अच्छा बनाया है, कृषि बिल को लेकर के अच्छा बनाया है। क्या अच्छा लगा आपको इसमें? लेकिन एक ही चीज अच्छी लग रही है बस इसमें, कि खाली आप स्वतंत्र करा है कि हम प्रदेशों में, अन्य देशों में कहीं भी हमारी फसल ले जाके बेच सकते हैं, हम उस पर कोई कर या टैक्स ना लगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, इस पर फिर आपको नुकसान नहीं है। नहीं तो नुकसान बताए ना, हमें बताए, विपक्ष बताए किस तरीके से, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमको तो इसको इस फेवर में इसलिए लग रहा है ये बिल सर, कि हमें स्वतंत्र कर रही है सरकार। पहले क्या था, हम सीओर मंडी तक ही सीमित थे, बनिया व्यापारी हमसे वो लूट लेते थे और बाहर हम बेचने में हमें अनुमति या दुनिया का दनफंत बड़ी दिक्कत आती थी। जैसे कई बार हमें प्याज लहसुन बाहर फेंकना पड़ी, पिछले साल ही फेंकना पड़ी, कई फसलें को नष्ट हुई। हमने आज सरकार ने जो कानून बनाया, इसमें एक चीज तो जरूर समझ में आ रही है कि अपन बाहर जाके बेच सकते हैं। दादा, आपका नाम?
शिवनारायण। शिवनारायण जी, शिवनारायण जी, आपको लग रहा है कि सरकार जो नए कानून लेकर आई है, विपक्ष में पंजाब हरियाणा में बहुत हल्ला हो रहा है, आपको लगता है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, क्या लग रहा है आपको? ये ठीक कहीं लग रही है, हम हमारी फसल तो कहीं भी बेच सकता है। कहीं भी बेच सकते हैं। और ये नुकसान अब हुआ अबर की तो कुछ ही नहीं है हमारी फसल में तो। एक क्विंटल में कितनी सोयाबीन? वही 5 कुंटल के है ना? लगभग होगी बस। तो 5 5 कुंटल क्विंटल के आसपास अगर आप 3,750 का रेट लगा लो तो लगभग आपका हो गया 5 या 15, मतलब 17,000 के आसपास आपका होगा, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। खर्चा आ जाता है आपका लगभग 9-10 हज़ार, 9-10 हज़ार रुपये तो या मतलब ना 7,000 की बचत है आपकी। बात मतलब बचत कम है हम लोगों बचत को। कम है, लेकिन अभी हाँ, जो लागत। पाला पड़ गया, बारिश हो गई, ये तो बर्बाद है सर। इसमें तो मैं खुद ही सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं खुद ही मोदी जी से कहना चाहता हूँ सर, हकीकत कह रहा हूँ, बीमा हमारी जेब का जाता है और जब मिलने की नौबत आती तो 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। अभी हमने सूचियों में देखा, परेशान है हम सीहोर जिले में तमाम किसान। 5 साल हो गई सोयाबीन की फसल पिटते पिटते। मैं दिल की बात कह दूं, मैं सच्चाई बात बता दूं, लेकिन बीमा कहीं नहीं मिला और जबरदस्ती बीमा। यदि हमारा बीमा दे नहीं सकते तो काटो भी क्यों? यदि काटो तो पूरा पैसा तो हम बीमा का, तो बीमा के विषय बीमा को लेकर आप लोग भी बहुत परेशान। पैसा उठा लिया, जब तो कर्ज जब तो बेगुन से पैसा उठा लिया। अब हमने सोसाइटी से पैसा उठा के खर्चा में लिया, बीज लेते हैं, खाद सोसाइटी से अभी 20 बोरी लाया तो मैं। बीमे से परेशान हो, बीमा नहीं मिल रहा है ढंग से। नहीं मिल रहा ना। ये शिकायत है बीमा की। हाँ, हाँ, दादा, आइए आइए आइए। अरे साहब क्या बोलेंगे, कुछ फसल ना तो पैदा हो रही ना बीमा मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रही है तो नहीं हो रहा है। 22 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, चावल और गेहूं की सरकारी खरीद होती है। चंद अपवादों को छोड़ दें तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर ही अपनी उपज बेचनी पड़ती है। मंडी के भीतर और मंडी के बाहर भी। बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है, लेकिन जब बिहार के किसान मुंबई के व्यापारियों को दाल बेचते हैं तो दाम मिलता है। याद रहे, बिहार के किसानों की मासिक आमदनी देश में निचले पायदान पर है। सहरसा से कन्हैया ने कुछ दाल किसानों से यही सवाल किया। कोई फायदा नहीं है, जैसे में किसान एकदम बर्बाद हो गया। कितना खर्च हुआ था इस बार खेती करने में? खेती करने में मकई का खेती करने में 25 से लेकर 20,000 तक एकड़ मकई खर्चा। मकई बेचने के बाद वो कितना प्राप्त हुआ? कुछ नहीं, रेटे न था मकई का। 1,000 रुपया कुंटल है, बस सर रहा है भुट्टा। कोई किसान दोनी नहीं कर रहा है डर से। तो हम लोग किसान जो हैं मक्का का भी खेती करते हैं, गेहूं का भी खेती करते हैं। मक्का है बस सर रहा है, जैसे साल लगने चला है, मक्का का बोरा धरा हुआ है यहाँ पर। मक्का भी सर रहा है, कोई बाजार में नहीं, मार्केट में भी कोई लेने वाला नहीं है। क्यों ना कोने दाम 800-900 यही का दाम में मक्का अभी सप्लाई लोग कर रहा है, सर रहा है। किसान को क्या फायदा है? मक्का में 17,000 हम लगाए, 6 महीना उसमें हमने समय दिया, हमारी मजदूरी हुई, उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं मूलधन ऊपर हुआ। बहुत ज़्यादा घाटा में हम लोग हैं, परेशान हैं, क्या करें। लेट्स टेक अ ब्रेक। इतना बड़ा फैसला हो गया, राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कब इस पर अपनी राय दी, सार्वजनिक जानकारी कम है। क्या किसानों के संगठनों से इस बारे में पूछा गया? सार्वजनिक जानकारी कम है। सिर्फ 6% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है, 94% किसानों को नहीं मिलता है। तो क्या 94% किसान अमीर हो चुके हैं? 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हटा दिया था और ये आर्गुमेंट थी कि एपीएमसी एक्ट के हट जाने से जो मोनोपलीज हैं वो टूट जाएंगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छा होगा, इंटरमीडिएट्स यानी मिडलमैन जो हैं वो हट जाएंगे और इस तरीके से किसानों को ज़्यादा इनकम होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगी, बिहार में प्राइवेट मंडियां बनेंगी और प्राइस डिस्कवरी होगी। ये 2006 की बात है, लेकिन अब 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में हमने देखा है कि वो जो मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार में वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कोई रेगुलेशन ना होने के करके मंडियों का जो ढांचा था वो बिल्कुल और भी खराब हुआ। और उसके साथ हमने देखा है कि कमीशन एजेंट्स का जो रोल है वो बिहार में बढ़ गया और
14 साल में जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बिहार विल बी द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया और जो सारे देश का रोल मॉडल बन जाएगा, वो नहीं हो पाया। बल्कि एक 2019 की एक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की रिपोर्ट है, वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि बिहार से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इन्वेस्टमेंट्स की और मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा, वो नहीं हो पाया है। और अगर ये 14 साल में बिहार ने मंडियां APMC की नहीं हटाई होती और उनको डेवलप किया होता, तो शायद हम देख पाते कि जो बिहार से जो आउट माइग्रेशन हर साल होता है, या अभी हमने जो रिवर्स माइग्रेशन में देखा कि जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए हैं, पैदल चलकर गए हैं या वैसे किसी तरीके से पहुंचे हैं अपने गांव में, उसमें काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ गए हैं। और वो इसलिए है क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, जिसमें कि 80% पॉपुलेशन बिहार की इन्वॉल्व है, अगर वो नहीं अपने विकास देख पाई या नहीं डेवलप कर पाई, तो आउट माइग्रेशन ही उनके पास एक कन्वीनियंट एक रास्ता रह जाता है। तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब नहीं हुई तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और हमने देखा है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में एग्रीकल्चर में जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो 0.3 to 0.4% ऑफ द GDP है। यानी कि 50% जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन जुड़ी हो, उसमें इंगेज्ड हो, उसको मात्र 0.3 to 0.4% ऑफ GDP में अगर इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि उस क्षेत्र का जो वो है, जो आगे चलकर जो इंजन ऑफ ग्रोथ बनेगा। तो अब हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज करें, एग्रीकल्चर पे फोकस करें, जिसमें कि पहले पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, किसानों को उनकी इनकम या मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने का एक लीगल मैकेनिज्म बनाया जाए, और जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब किसानों के हाथ में ज़्यादा आय आएगी, तो लाजमी है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी जो है वो उसमें अंदर फ्लो करेगी, उस क्षेत्र में फ्लो करेगी। किसानों को आज़ादी मिल रही है। अगर ये इतनी बड़ी घटना है तो चैनलों पर किसान ही किसान होने चाहिए थे, मगर चैनलों से उन्हें गायब कर दिया गया है। हम उन्हें ले आते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। मक्की की MSP है 1760 रुपये और मार्केट में बिक रही है 600 साढ़े 600 रुपये क्विंटल। तो बताए सरकारी एजेंसी कि कब उन्होंने ये इसको 1760 में किस एजेंसी ने ख़रीदा है। हम फार्मर को कभी ये रेट नहीं मिला। वो फार्मर अपनी फसल तैयार करके लेकर जाता है, जिस पे 900 रुपये क्विंटल तक का खर्च आता है और मार्केट में 600 रुपये बिक रही है। और मार्केट में अगर लेकर जाता है तो वहाँ पे आड़ती बुलाता है व्यापारी को, व्यापारी अपनी मर्जी का जो रेट है वो फार्मर को देता है, फार्मर की कोई मर्जी नहीं चलती। बाकी चीज़ें जैसे धान और कन के अलावा बासमती आ गई, बाकी सब्जियां या दूसरी जिनसे आ गई, उन पे MSP हमारे को नहीं मिलती। जैसे बासमती का इस बार लास्ट टाइम था 2600-2700 रुपये रेट, इस बार जो है 1509 जीरी है वो 18-1900 रुपये में क्विंटल में बिक रही है। 20 सितंबर को द ट्रिब्यून में रुचिका खन्ना की रिपोर्ट छपी है कि मक्का और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है, तब भी किसानों को घाटे में बेचना पड़ता है। पंजाब के ही माझा इलाके की मंडियों में बासमती की एक किस्म पिछले साल के मुकाबले 500 से 600 रुपए क्विंटल कम पर बिक रही है। बासमती तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत नहीं आती है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,515 रुपए से 5,825 रुपए प्रति क्विंटल है। भाव मिल रहा है 4600 रुपए प्रति क्विंटल। आखिर क्यों किसान मांग करते हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करे, लिख कर दे कि कोई व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदेगा। हमारी सहयोगी वृंदा शर्मा ने श्रेया सिन्हा से बात की, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD के बाद की रिसर्च कर रही हैं, पोस्ट डॉक जिसे कहते हैं। देखिए, ई-नाम को सरकार ने 2016 में हमारे देश में लागू किया था। उसका मुख्य लक्ष्य ये था कि सारे देश की मंडियां संगठित हो जाएं, तो जिसे हम वन नेशन वन मार्केट कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिहार के वैशाली में कोई किसान बैठा है, उसे अगर पता चले कि हरियाणा की जिंद में कोई फसल जो उसने उगाई है उसका दाम ज़्यादा है, तो उसे वो पता भी चल जाए और वो वहाँ बेच भी सके। तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। और एक तरह से इसी सिद्धांत पर हमारी जो अभी नई जो अध्यादेश आए हैं, जो अब कानून बन गए, उनका भी कुछ सिद्धांत इसी तरह का है
लेकिन वास्तव में ई-नाम कुछ ज़्यादा सफल नहीं हुआ है और उसके कई कारण हैं। पहले तो इंटरनेट की सुविधा हमारे देश के हर मंडी में मौजूद है नहीं, तो इस संदर्भ में तो डिजिटल इंडिया बिल्कुल ही एक काल्पनिक चीज़ है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि ई-नाम पर ऐसा नहीं है कि आपने बस कह दिया कि ये हमारी मक्की है और इसको आप ले जाएं। आपको उसकी क्वालिटी की सर्टिफिकेशन करानी पड़ती है। आपको जो किसान है उसको अपनी फसल लेकर या तो मंडी में या जो उसकी नज़दीक की वेयरहाउस है, और हो सकता है वो वेयरहाउस काफ़ी नज़दीक ना हो, तो वहाँ पर वो जाए, वहाँ पर उसकी सैम्पल टेस्ट कराए, क्वालिटी निकाले और उस बेसिस पर फिर जाके होता है कि भाई हाँ इसका ये दाम लगेगा, इसे अब ट्रांसपोर्ट कराएं। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, इनमें दाम इसमें खर्चा भी होता है और ऊपर से किसान खुद को वैसे ही हर तरफ से इतना ठगा हुआ मानते हैं कि उन्हें बहुत विश्वास नहीं होता कि कोई खरीदार है वो कहीं बैठा हुआ है, वो उन्हें बेच दे, कहीं पैसा आया कि नहीं, कैसे उसे पता चलेगा कि उसे पैसा आया कि नहीं, कि उसने सही दाम लगाया कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों को ही इन पर्सन डीलिंग की प्रेफरेंस है, जो खरीदार होते हैं उन्हें भी होता है कि वो कोई अपने भरोसेमंद इंसान से उसे चेक कराएं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 2019 के फरवरी में मैं अपने शोध के जो मेरे सहकर्ता हैं उन लोगों के साथ मैं वारंगल की एक मंडी गई थी और वहाँ पर हमने यही बात बिल्कुल देखी कि जो खरीदार थे उन्होंने अपने तरफ से एक एजेंट को भेजा हुआ था क्वालिटी की चेक करने के लिए और उसी बेसिस पर फिर उसी के आधार पर दाम लगाए गए थे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप समझिए कि हर फसल एक जैसी नहीं होती है। कुछ फसलें हैं जैसे कि उन्हें एक्सपोर्ट किया जाना होता है, कुछ खाने की होती हैं, कुछ से कपड़ा बनता है, तो हर फसल का मार्केट एक जैसा नहीं है। दूसरी बात आप समझिए कि जैसे गोभी हो गई और कणक हो गई, उनकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो एक समान नहीं हो सकती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बस एक मंडी को पोर्टल से लिंक कर दिया और उससे आपकी मार्केट चल पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ना ही उससे ये सुनिश्चित होगा कि किसान को सही दाम मिले। न्यूज चैनल पर 25 सितंबर के दिन भारत के किसानों की एक नई कहानी लिखी जाएगी। ये नए भारत की कहानी होगी जिसकी आज़ादी की कहानी लिखी जाती है, वही गायब कर दिया जाता है। आई मीन चैनल के पर्दे से किसान गायब हो जाएंगे। उस दिन करोड़ों किसान एक दीपिका के आगे हार जाएंगे। वैसे दीपिका पादुकोण एक बहाना है, वो अगर सीन में ना लाई जाती तो भी किसानों को ज़्यादातर राष्ट्रीय चैनलों पर जगह नहीं मिलती। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।